Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम संजीव वर्मा की भारतीय अर्थव्यवस्था पुस्तक के चैप्टर 37 ग्लोबल कंसेंसस गोइंग फॉरवर्ड यानी वैश्विक सहमति आगे की राह पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हाँ, ये अध्याय वैसे तो काफी छोटा है, संक्षिप्त सा है, लेकिन इसमें जो बातें हैं वो ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर यूपीएससी सिलेबस के लिए। बिल्कुल, हमारा मकसद है इस छोटे से हिस्से से वो मुख्य इंसाइट्स निकालना जो एस्पिरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। मतलब समझना कि 2008 जैसे वैश्विक वित्तीय संकट जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसके बाद दुनिया को आगे बढ़ने के लिए किस तरह की अंतर्राष्ट्रीय समझ और नेतृत्व की जरूरत है। सही कहा। और इस अध्याय में मोटे तौर पर 3 मुख्य स्तंभों पर जोर है जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से काफी अहम है। पहला, सरकारों और खासकर केंद्रीय बैंकों के बीच बेहतर मौद्रिक सहयोग, मतलब इंटरगवर्नमेंट एंड एपेक्स सेंट्रल बैंक मॉनेटरी कोऑपरेशन। दूसरा, वैश्विक वित्तीय प्रणाली का आप कह सकते हैं कठोर विनियमन या रेगुलेशन करने के बजाय बेहतर पर्यवेक्षण सुपरविजन करना। और तीसरा, इन सबको मुमकिन बनाने के लिए एक अच्छा सामूहिक नेतृत्व, गुड कलेक्टिव लीडरशिप जो सुशासन भी दे सके, गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन तीनों पॉइंट्स को समझते हैं और देखते हैं कि यूपीएससी के लिहाज से इनमें क्या खास है। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत से। देखिए, 2008 के संकट ने ये तो एकदम साफ कर दिया था कि दुनिया कितनी जुड़ी हुई है ना, इंटरकनेक्टेड है। एक जगह दिक्कत होती है तो असर सब जगह पड़ता है। बिल्कुल। तो स्रोत कहता है कि ऐसे में अकेली राष्ट्रीय कार्यवाहियां, मतलब आइसोलेटेड नेशनल एक्शंस, वो काफी नहीं है। क्यों और यहाँ किस तरह के सहयोग की बात हो रही है? हाँ, ये बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। देखिए, जब संकट आता है ना, तो होता क्या है कि हर देश पहले अपने हितों को देखता है। ये स्वाभाविक भी है। वो ऐसे कदम उठा सकता है जो शायद उसे फौरी तौर पर बचाएं, लेकिन पड़ोसी या पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा दें। जैसे अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देना, कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन जिसे कहते हैं, या फिर प्रोटेक्शनिस्ट नीतियां अपना लेना। स्रोत इसी खतरे की ओर इशारा कर रहा है कि आइसोलेटेड एक्शंस न सिर्फ अप्रभावी, इनइफेक्टिव हो सकते हैं, बल्कि कई बार हानिकारक, काउंटर प्रोडक्टिव भी साबित हो सकते हैं। अच्छा, तो सहयोग की जरूरत क्यों है? ये तो ठीक है, समझ आता है, लेकिन ये सहयोग हो कैसे? स्रोत कहता है गवर्नमेंट्स एंड एपेक्स सेंट्रल बैंक्स के बीच बेहतर मॉनेटरी कोऑपरेशन। इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ मीटिंग्स करना है या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ बातचीत से कहीं ज्यादा है। मॉनेटरी कोऑपरेशन का मतलब है पॉलिसी में तालमेल बिठाना, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। जैसे ब्याज दरें तय करने में एक तरह का समन्वय रखना ताकि अचानक से बहुत ज़्यादा कैपिटल फ्लोज ना हो। लिक्विडिटी प्रबंधन में सहयोग करना, ऐसा ना हो कि किसी एक बाजार में नकदी की कमी हो और वो पूरे सिस्टम को ही नीचे ले जाए। सूचना का खुला आदान प्रदान, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, ताकि जोखिमों का पहले से अंदाजा लग सके। और सबसे ज़रूरी, संकट के समय कोऑर्डिनेटेड एक्शन, मतलब मिलकर कार्रवाई करना। जैसे हमने देखा था 2008 में सेंट्रल बैंक्स ने मिलकर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में लिक्विडिटी डाली थी। ये सब वैश्विक वित्तीय स्थिरता, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अनिवार्य है। आपने यहाँ कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन शब्द इस्तेमाल किए। क्या इनमें कोई बारीक सा फर्क है जो प्रीलिम्स के लिहाज से जानना जरूरी हो? हाँ, ये अच्छा सवाल है। अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर एक छोटा सा न्यूआंस है। कोऑपरेशन यानी सहयोग, ये एक ज्यादा ब्रॉड टर्म है। इसका मतलब है साझा लक्ष्यों के लिए मिलकर काम करना। कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, ये ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है। इसमें एक्शंस को सिंक्रोनाइज किया जाता है ताकि वो एक दूसरे के असर को काटे नहीं बल्कि उसे और बढ़ाएं। आप सोचिए, जैसे एक ऑर्केस्ट्रा होता है ना, उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को कोऑर्डिनेट किया जाता है। प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में ये अंतर शायद पूछ लिया जाए, जैसे क्या G20 मुख्यतः कोऑपरेशन का मंच है या कोऑर्डिनेशन का? वैसे स्रोत में G20 का जिक्र नहीं है, पर समझने के लिए अच्छा एग्जाम्पल है। तो मेंस के नजरिए से अगर देखें तो सवाल कुछ ऐसा बन सकता है। Explain why enhanced international monetary cooperation and coordination between governments and central banks became crucial post the global financial crisis for ensuring effective global governance and economic stability.
इसमें हम बता सकते हैं कि संकटों ने नेशनल एक्शंस की सीमाएं दिखा दी, कंटेजियन इफेक्ट का खतरा बढ़ गया और इसीलिए पॉलिसी सिंक्रोनाइजेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कोऑर्डिनेटेड क्राइसिस रिस्पांस जरूरी हो गए। बिल्कुल सही। और इस एनालिसिस में कंटेजन इफेक्ट शब्द का इस्तेमाल करना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। हमने इसे 2008 में लेमन ब्रदर्स के पतन के बाद देखा और उससे पहले 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में भी ये देखा था। कैसे एक संस्था या एक देश की विफलता पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेती है। चलिए अब दूसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। स्रोत कहता है बेटर ग्लोबल सुपरविजन एंड नॉट रेगुलेशंस ओवर द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? संकट के बाद तो आमतौर पर आवाजें उठती हैं कि नियम सख्त करो, रेगुलेशंस लाओ, फिर यहाँ पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन पर जोर क्यों? हाँ, पहली नजर में ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है कि भाई संकट हुआ, इसका मतलब नियम कमजोर थे तो नियम सख्त करो। लेकिन स्रोत एक अलग, ज्यादा न्यूआंस्ड दृष्टिकोण पेश कर रहा है। इसके पीछे कुछ वजह हो सकती हैं। पहली, अत्यधिक विनियमन मतलब एक्सेसिव रेगुलेशन, वो अक्सर वित्तीय नवाचार, फाइनेंशियल इनोवेशन का गला घोट सकता है। देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर को अर्थव्यवस्था की जरूरतें पूरी करने के लिए लगातार नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लाने होते हैं। बहुत ज्यादा नियम कानून इस प्रक्रिया को धीमा या मुश्किल बना सकते हैं और इसका असर इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी पड़ सकता है। हाँ, ये इनोवेशन वर्सेस रेगुलेशन वाली बहस तो हमेशा चलती रहती है। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह? नहीं, एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है राष्ट्रीय संप्रभुता, नेशनल सॉवरेनिटी। हर देश की अपनी अलग आर्थिक परिस्थितियां होती हैं, अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। बाहरी संस्थाओं द्वारा थोपे गए बाइंडिंग रेगुलेशंस उन्हें अक्सर अपनी संप्रभुता का उल्लंघन लगते हैं। देश चाहते हैं कि नियम बनाने का अंतिम अधिकार उनके पास ही रहे। इसलिए एक वैश्विक नियामक, एक ग्लोबल रेगुलेटर का आइडिया ज्यादातर देशों को पसंद नहीं आता। तो फिर सुपरविजन का मतलब क्या हुआ? अगर ये रेगुलेशन नहीं है, ये काम कैसे करता है फिर? देखिए, सुपरविजन का मतलब है निगरानी रखना, नजर रखना। ग्लोबल सुपरविजन मतलब वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर पैनी निगाह रखना। इसमें क्या क्या शामिल है? सिस्टमिक रिस्क्स, यानी ऐसे जोखिम जो पूरे सिस्टम को ही खतरे में डाल सकते हैं, उनको पहचानना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वीकृत मानक हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, जैसे बैंकिंग के लिए बाज़ल नॉर्म्स हैं, उनको अपनाने के लिए देशों को प्रोत्साहित करना। सूचना इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना। तो ये एक तरह से मार्गदर्शन, गाइडेंस और निगरानी, मॉनिटरिंग का तरीका है, ना कि सीधे तौर पर कानून लागू करने का। अच्छा, तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल अप्रोच हुआ, मतलब देशों को अपनी जरूरत के हिसाब से ढालने की गुंजाइश देता है। बिल्कुल, ये रेगुलेशन की तरह वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है। ये देशों को कुछ हद तक अपनी नीतियों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार एडजस्ट करने की अनुमति देता है, जबकि वैश्विक स्थिरता के जो साझा लक्ष्य हैं उन्हें भी साधने की कोशिश करता है। इंस्टीट्यूशंस जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS, वो इसी तरह के वैश्विक पर्यवेक्षण, मानक निर्धारण, स्टैंडर्ड सेटिंग और बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए यहाँ से की टेक अवे क्या है, क्या याद रखना है? सबसे महत्वपूर्ण टेक अवे है सुपरविजन और रेगुलेशन के बीच का फंडामेंटल अंतर। सुपरविजन मतलब मॉनिटरिंग प्लस गाइडेंस प्लस प्रमोटिंग स्टैंडर्ड्स। रेगुलेशन मतलब एनफोर्सिंग बाइंडिंग रूल्स। यूपीएससी पूछ सकता है कि 2008 संकट के बाद वैश्विक सहमति किस दिशा में ज्यादा झुकी, सुपरविजन या रेगुलेशन? और स्रोत के अनुसार जवाब है सुपरविजन। ये फैक्ट प्रीलिम्स के लिए बहुत क्रूशियल है। और मेंस के लिए इसका एनालिसिस कैसे करेंगे? मान लीजिए सवाल आता है, क्रिटिकली एनालाइज द आर्गुमेंट फेवरिंग ग्लोबल सुपरविजन ओवर ग्लोबल रेगुलेशन फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द पोस्ट क्राइसिस एरा। तो हम क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं? इसमें हम पहले बताएंगे कि सुपरविजन को क्यों बेहतर माना गया, जैसे इनोवेशन को बचाने के लिए, नेशनल सॉवरेनिटी का सम्मान करने के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए। लेकिन क्योंकि सवाल क्रिटिकली एनालाइज करने को कह रहा है, तो हमें इसकी सीमाएं भी बतानी होंगी, जैसे बिना बाइंडिंग रूल्स के मानकों का पालन करवाना। इन्फोर्समेंट मुश्किल हो सकता है। कुछ देश रेस टू द बॉटम में शामिल हो सकते हैं, मतलब मानकों को जानबूझकर कमजोर करके फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक संतुलन साधना यहाँ बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे से समझाया आपने। अब आते हैं तीसरे और आखिरी बिंदु पर,
स्रोत कहता है गुड कलेक्टिव लीडरशिप की जरूरत है जो गुड गवर्नेंस प्रदान करे। ये सुनने में थोड़ा कह सकते हैं आदर्शवादी सा लगता है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? हाँ, सुनने में तो लगता है, लेकिन देखिए पहले जो दो बिंदु हमने डिस्कस किए, कॉपरेशन और सुपरविजन, वो तभी सफल हो सकते हैं जब दुनिया के प्रमुख देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान मिलकर नेतृत्व दिखाएं। कलेक्टिव लीडरशिप का मतलब है कि कोई एक देश खुद को हेडमास्टर ना समझे, बल्कि प्रमुख शक्तियां मिलकर वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए एक साझा दृष्टिकोण, एक कॉमन विजन बनाएं और उस पर अमल भी करें। इसमें G7, G20 जैसे समूहों के साथ साथ IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO जैसे संस्थानों की भी बहुत अहम भूमिका है। और गुड गवर्नेंस का क्या मतलब है इस संदर्भ में? गुड गवर्नेंस का मतलब है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं और सहयोग के जो मंच हैं, वो पारदर्शी हों, ट्रांसपेरेंट हो, जवाबदेह हों, अकाउंटेबल हों, समावेशी हों, इंक्लूसिव हों और प्रभावी हों, इफेक्टिव हों। उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया निष्पक्ष हो, फेयर हो, सभी सदस्य देशों की आवाज सुनी जाए, चाहे वो छोटे हों या बड़े। ऐसा ना हो कि वो केवल कुछ शक्तिशाली देशों के हितों का ही ध्यान रख रहे हों। नेतृत्व सिर्फ दिशा दिखाना नहीं है, बल्कि खुद उदाहरण पेश करना भी है, नियमों का पालन करने में, पारदर्शिता बरतने में। इसका जुड़ाव यूपीएससी सिलेबस से कैसे देखते हैं आप? ये तो सीधा सीधा GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ता है और कुछ हद तक GS पेपर 4 एथिक्स से भी। IR में हम पढ़ते हैं कि कैसे वैश्विक समस्याएं हैं, ग्लोबल कॉमन्स हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, महामारी या आर्थिक अस्थिरता। इनसे निपटने के लिए बहुपक्षवाद, मल्टीलैटरलिज्म और प्रभावी वैश्विक संस्थानों की जरूरत है। कलेक्टिव लीडरशिप की कमी या प्रमुख शक्तियों के बीच टकराव, जैसे आजकल US चाइना के बीच तनाव है, वो इन प्रयासों को कैसे बाधित करता है, ये मेंस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण थीम है। और गुड गवर्नेंस वाला पहलू एथिक्स से जुड़ता है। क्या वैश्विक नेता और संस्थान वाकई में वैश्विक कल्याण, ग्लोबल गुड के लिए काम कर रहे हैं? क्या उनकी कार्यप्रणाली नैतिक मानकों पर खरी उतरती है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण लिंकेज है। जैसे अक्सर ये सवाल उठता है ना कि क्या IMF या वर्ल्ड बैंक की निर्णय प्रक्रिया में विकासशील देशों को पर्याप्त आवाज मिलती? ये गुड गवर्नेंस का ही तो सवाल है। तो लीडरशिप सिर्फ इच्छा शक्ति, विलिंगनेस का मामला नहीं है, बल्कि क्षमता, कैपेसिटी और नैतिकता, एथिक्स का भी मामला है। बिल्कुल। अगर कलेक्टिव लीडरशिप कमजोर है या है ही नहीं, तो ना तो प्रभावी कॉपरेशन हो पाएगा और ना ही इफेक्टिव सुपरविजन। सब कुछ बिखर जाएगा। तो चलिए इस पूरी चर्चा को अब यूपीएससी के नजरिए से समेटते हैं। प्रीलिम्स और मेंस के लिए मुख्य टेकअवेज क्या होंगे? जरूर। प्रीलिम्स टेकअवेज के लिए कुछ की टर्म्स दिमाग में बिल्कुल बैठा लेने चाहिए। इंटर गवर्नमेंट मॉनेटरी कोऑपरेशन, एपेक्स सेंट्रल बैंक कोऑपरेशन, ग्लोबल सुपरविजन वर्सेस ग्लोबल रेगुलेशन। इनका जो फंडामेंटल अंतर है, कलेक्टिव लीडरशिप, गुड गवर्नेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सॉवरेनिटी, कंटेजन इफेक्ट। इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF, BIS के फंक्शंस का बेसिक आइडिया होना चाहिए, खासकर सुपरविजन और स्टैंडर्ड सेटिंग के संदर्भ में। और हाँ, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन का जो बारीक अंतर बताया था, वो भी याद रखना फायदेमंद हो सकता है। अब मेंस टेकअवेज की बात करें तो 3 मुख्य आर्ग्यूमेंट्स बनते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट, वैश्विक संकट जैसे 2008 GFC ये दिखाते हैं कि राष्ट्रीय समाधान काफी नहीं है, इनएडिक्वेसी ऑफ नेशनल सॉल्यूशंस। इसलिए प्रभावी वैश्विक शासन और स्थिरता के लिए सरकारों और केंद्रीय बैंकों के बीच गहरा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय अनिवार्य है। कंटेजन इफेक्ट को रोकने के लिए जरूरी है। दूसरा आर्ग्यूमेंट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए रेगुलेशन के बजाय सुपरविजन पर जोर देना असल में इनोवेशन और नेशनल सॉवरेनिटी के बीच एक संतुलन साधने का प्रयास है। सुपरविजन निगरानी, मार्गदर्शन और मानक प्रोत्साहन पर केंद्रित है, न कि कठोर बाध्यकारी नियमों पर। लेकिन हाँ, इसकी एनफोर्समेंट चैलेंजेस को भी ध्यान में रखना होगा। तीसरा आर्ग्यूमेंट, वैश्विक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक साझा दृष्टिकोण वाला सामूहिक नेतृत्व, कलेक्टिव लीडरशिप और पारदर्शी, जवाबदेह, समावेशी वैश्विक संस्थान, गुड गवर्नेंस अत्यावश्यक हैं। इनके बिना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और पर्यवेक्षण महज कागजी बातें रह जाएंगी। बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपने इसे समराइज कर दिया। तो हमने देखा कि संजीव वर्मा की किताब का एक छोटा सा अध्याय भी कितने गहरे और यूपीएससी के लिहाज से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि 2008 के बाद जो एक ग्लोबल कंसेंसस बना था
कॉपरेशन, सुपरविजन और लीडरशिप पर क्या वो आज भी उतना ही मजबूत है या उसमें कुछ दरारें आ गई हैं? ये एक बहुत ही अहम सवाल है, खासकर आज के दौर में जब हम जियोपॉलिटिक्स में ज्यादा तनाव देख रहे हैं, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म और संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म का उभार देख रहे हैं। क्या देश अब भी उतना सहयोग करने को तैयार हैं जितना शायद 2008-9 में थे? ये देखने वाली बात है। बिल्कुल। और यहीं पर हम आज की चर्चा को रोकते हैं एक विचारणीय प्रश्न के साथ। स्रोत ने कलेक्टिव लीडरशिप और ग्लोबल सुपरविजन की बात तो की, लेकिन क्या आज के बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखने की प्रवृत्ति के बीच राष्ट्र राज्य मतलब नेशन स्टेट्स वास्तव में अपनी संप्रभुता, सॉवरेनिटी का कुछ अंश साझा करने और एक मजबूत वैश्विक तंत्र बनाने के लिए तैयार हैं? या फिर भविष्य में हम और ज्यादा बिखरावा, फ्रैगमेंटेड ग्लोबल रिस्पॉन्स देखेंगे जहां सहयोग के बजाय टकराव हावी होगा? ये सवाल न सिर्फ वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए अहम है, बल्कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी सोचने लायक है, क्योंकि इसका असर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लेकर भारत की अपनी आर्थिक नीतियों तक हर चीज पर पड़ेगा। निश्चित रूप से। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.